हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आज जीएस पॉइंटर घटना चक्र की मध्यकालीन भारत के इतिहास की वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोगों को बखूबी पता है कि हम प्राचीन जो इतिहास है उसके क्वेश्चन लगा चुके हैं ऑलरेडी, और वहाँ पर पूरी प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुकी है। 7 वीडियो में कंप्लीट हुई थी। आज से हम मध्यकालीन मिडेवल हिस्ट्री की यहाँ बात करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईसा पूर्व में, या सॉरी 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में स्थान है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट मक्का का नाम आता है। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द है सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? किसने प्रयोग किया था? तो अरबों ने सर्वपहले प्रथम बार इसका प्रयोग किया था हिंदू शब्द का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो 712 में की गई थी, और पहली बार की गई थी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन साम तथा मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि इन सब में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन साम जो था वो मुस्लिम आक्रमणकारी था, क्योंकि महमूद गजनबी और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें और गौरी की बात करें तो एक कौन से तुर्की थे एक तरीके से, इसलिए जो मोहम्मद बिन साम था वो मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब के थे। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन साम के ही यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो अरोड़ थी। ध्यान रखिएगा, अरोड़ राजधानी थी 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था उसको विद्याधर कहते हैं। तो विद्याधर की बात करें, कौन किसका शासक था? चंदेल वंश का शासक था। ये आप ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड से संबंधित। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी नाम का व्यक्ति था। शाहीनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित किससे? महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है। अगर कभी एग्जाम में आए कि शाहीनामा का लेखक कौन है, तो फिरदौसी था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। देखो डेट याद रखना है, जो सन कभी एग्जाम में आए तो बता सकते हो। 11वीं शताब्दी में वह भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी ही था, जिसने सबसे पहले पुराणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। अलबरूनी के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो भीमदेव प्रथम ने, आपको पता होगा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और ध्वस्त भी कर दिया था काफी। तो उसका पुनर्निर्माण जो है वो भीमदेव के द्वारा करवाया गया था, भीमदेव प्रथम। एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत होते हैं महमूद गजनवी के। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो वैसे तो शॉर्टकट में आप गौरी नाम बोलते हो, लेकिन उसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 में इसने उत्तर भारत को जीता। मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम पराजित हुआ था किससे? तो भीम द्वितीय से, अथवा मूल राज द्वितीय से पराजित हुआ था। एक ही व्यक्ति के नाम है, अलग अलग। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना मानी जाती है। त्रायन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। 1191 में गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। दूसरा बार जब हुआ दूसरी साल 1192 में, तब धोखे से, हालांकि अब देखो इतिहास में जो है वही याद करना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त मिली थी उसे गौरी से, और मृत्यु भी कर दी गई थी, लेकिन कहा जाता है धोखे से मार दिया था। तो 1192 का समय है वो इतिहास में सत्ता का माना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम का है। तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने किया, उसके बाद गौरी ने किया, चंगेज खान ने किया, और अंतिम में तैमूर ने आक्रमण किया था। तो ये जो सही क्रम है वह है मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। प्रथम अख्ता किसको किया था? प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अख्ता प्रदान किया गया था गौरी के द्वारा। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी का क्या था? एक दास था। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन दास था, उसी तरीके से कौन था? बख्तियार खिलजी भी गौरी का दास। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है।
नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा बिहार को ध्वस्त कर दिया था। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य, भारत पर तुर्की जो आक्रमण है वो सफल हुए, और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी उस समय, ध्यान रखिएगा। वो इसलिए सफल हुए थे क्योंकि उस समय उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, छोटे छोटे राज्य अलग अलग साम्राज्य स्थापित करने में लगे थे और एक दूसरे के प्रति क्या थे, विरोधी भी थे। वह शिलालेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, दसपुर शिलालेख है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी देखी जाती है, पाई जाती है। तो यहाँ पर भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं वन लाइनर माध्यम से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। देखो दिल्ली सल्तनत वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की बात करेंगे। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस तरीके से सबसे पहले गुलाम वंश। तो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की कभी उपाधि धारण नहीं की, लेकिन उसको लाख ए बख्श कहा जाता था, मतलब कि लाखों में दान करने वाला कहा जाता था। किसके लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा लिखा है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा भी लिख के आता है, ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया गया? दिल्ली में स्थित है, एक मस्जिद है, वहां पर ही बनवाया गया। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान है किस किस व्यक्ति का है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया है, और फिरोज शाह तुगलक ने एक इसकी ऊंची मीनार भी करवाई थी, साथ में इसकी मरम्मत भी करवाई है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया है? तो इल्तुतमिश ने करवाया, जो कि मैंने आपको बताया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। देखो यहाँ एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक? मतलब इन द सेंस क्या है कि क्वेश्चन फंस जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया था? लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा अभी, है ना। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो अश्व से गिरने के कारण हुई थी, चौगान जो कीड़ा होता है उसको खेलते दौरान। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। देखो मैंने आपको बताया है कि दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित इल्तुतमिश ने किया था, लाहौर से बदलकर। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तो दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। इल्तुतमिश के द्वारा ही सर्वप्रथम नियमित रूप से सिक्के जारी कर दिए गए। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, इस इल्तुतमिश का ही माना। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ताजुद्दीन अल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान, मलिक अल्तुनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो प्रतिद्वंदी मतलब कि विरोधी नहीं था, कौन सा नहीं था? मलिक अल्तुनिया था, विरोधी नहीं था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी, कहा जाता है इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया इल्तुतमिश के शासनकाल में, ध्यान रखिए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान था, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। चंगेज खां का मूल नाम क्या? तैमुचिन था। क्या था? तैमुचिन था। एक कथन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज़्म उपराज्य की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी पूर्वक इस आक्रमण को रोक लिया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। रजिया बेगम की सत्ता युद्ध करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। दिल्ली सल्तनत बलबन का नाम पूरा क्या था? दिल्ली सल्तनत में बलबन व्यक्ति भी रहा है, उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बहुत ही क्रूर व्यक्ति कहा जाता है इसको, क्योंकि जो इस दिल्ली सल्तनत में जो बलबन था, इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। तो कहा जाता है कि दिल्ली का वह सुल्तान के विषय में जिसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई बलबन था। बलबन के बारे में एक सही कथन है, क्या है? बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया, सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था। बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांतों को राजा को ईश्वर अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है, बलबन। बलबन ने कहा है कि जो राजा है वो ईश्वर के समान है या उसका प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की थी क्या? उपाधि। उपाधि कौन सी? जिल्ले इलाही की उपाधि को धारण किया था। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था किसने? बलबन ने आरंभ करवाया। सुल्तान बलबन के महत्वपूर्ण कार्य नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, जो 40 दिनों का दल हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया था।
बंगाल के विद्रोह का दमन किया था और नसरुद्दीन महमूद ने उसे उल्लूग खां की उपाधि भी दी थी। किसको दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी उल्लूग खां की। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने कहा है? बलबन ने कहा है। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक क्वेश्चन बनता है कि गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उस खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो बलबन ने कहा है। तो कहा जा सकता है कि बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कौन सी मस्जिद की दीवारों पर कहा है? तो गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर कहा है। वह सुल्तान जिसने अलग विभाग आरिज स्थापित किया था, सुल्तान आरिज बलबन ने स्थापित किया था। तुमरिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में। तो इंपॉर्टेंट है, तुमरिल खां का विद्रोह बलबन के शासनकाल में। तो दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया। अब हम खिलजी वंश को देखते हैं। तो जल्दी से आप लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो आए तो आप लोग देख सको, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। एक चीज और भी ध्यान रखना है, हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा माना जाता है, जब वह सुल्तान बना तो वह नया धर्म को चलाना चाहता। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी सिकंदर सानी। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन के सुल्तान के लिए कहा है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। इसने बरनी ने कहा, यह भी ध्यान रखना होता है किसने कहा है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जफर खां की मृत्यु। किससे लड़ रहा था? मंगोलों से लड़ रहा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम? रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। हजार दीनारी नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। दक्षिण भारत में जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए हैं, मलिक काफूर के ही द्वारा किए गए थे और सफल भी हुए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य था धन प्राप्ति करना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र। ये देवगिरी का जो शासक था बहुत इंपोर्टेंट। रणथंबोर की बात करें तो हम्मीर देव शासक जो थे संबंधित थे। चित्तौड़गढ़ से बात की राणा रतन सिंह संबंधित थे। देवगिरी से बात की तो राजा राय रामचंद्र संबंधित थे। गुजरात से बात की तो कड़देव संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम: गुजरात सबसे पहले 1299, उसके बाद रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303 और वारंगल 1310 था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, अलाउद्दीन खिलजी। सीधी सी बात यह कह रहा है कि जो फसल की जो नपाई होती थी उसका जो आधा राजस्व 1/2 होता था, 50% अलाउद्दीन खिलजी लेता। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी का ही शासन। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार नियम सुधार लागू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कि पीडीएस की बात करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रयास थे बहुत हद तक सफल हो गए थे। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की एक विशेष सेना का नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी। रियासत हैं और शासक हैं। देवगिरी की बात करें तो रामचंद्र देव या शंकर देव संबंधित रहे। वारंगल की बात करें प्रताप रुद्रदेव द्वितीय संबंधित हैं। होयसल की बात करें तो वीर बल्लाल संबंधित हैं। मदुरई की बात करें तो वीर पांडव संबंधित। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित, देखो अपने आप को ही खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी थे। दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। घर ही और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घर ही नहीं बल्कि और घर ही और चरही कर दोनों पर ही कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 1306 ईस्वी बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों की भी सीमा जो थी वो रावी नदी घोषित कर दी। इस साइड मुल्तान होते थे जो कि मंगोल रहते थे, और इस साइड दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे वो रहते थे। तो रावी नदी थी वो घोषित कर दी गई। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है और प्रथम सुल्तान भी था। गाजी मलिक उसका नाम था। गयासुद्दीन तुगलक भी नाम से जाना जाता था, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की।
कृषि को समुन्नत करने के लिए एक नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक का श्रेय किसको दिया जाता है? नहर खुदवाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश और तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक किसने देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश ने। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश जो हुआ है सबसे लंबे समय तक इन्होंने ही शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है, हालांकि सफल शासक नहीं बन सका लेकिन बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। दीवान अमीर कोही एक नया विभाग बनाया था, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किससे संबंधित था? ये कृषि से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। क्या नाम था? दीवान अमीर कोही। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। महाराष्ट्र में दौलताबाद ले गया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरुआत किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। सत्य कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो कि इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना जो वो असफल सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि मुद्रा निर्गमन पर जो उचित नियंत्रण नहीं हो पाया था। मूर देश मतलब कि अफ्रीका का मोरक्को देश की बात कर रहा है, वहां का एक यात्री था इब्न बतूता, भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का किसने विस्तार किया था? इब्न बतूता ने बताया है कि डाक व्यवस्था के बारे में। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि होली के त्योहारों पर भी शामिल हुआ करता था। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था, किसने? बदायूं ने कहा। ये बदायूं और बरनी ऑप्शन में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना है। बदायूं ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिली, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को मतलब की सहायता दी, रोजगार के लिए कार्यालय खुलवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ कार्य अच्छे बहुत किए थे। दिल्ली का वह सुल्तान दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और एक दीवान खैरात की भी स्थापित करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के ऐसा काल था जिसके दरबार सबसे ज्यादा गुलाम हुए थे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनवाया था जिसको दीवान बंदगान कहते थे। इसके लिए दीवान बंदगान था? गुलामों के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्या नाम था? दीवान बंदगान था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण मतलब सड़क निर्माण की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखो, नहरों का सबसे बड़ा जो निर्माण सबसे पहले निर्माण करवाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गाजी तुगलक जिसको कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जाल जो बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व या फिर सच्चाई का लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसको हक ए सर्व कहा जाता था। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए थे। ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। चोपड़ा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। किसके शासनकाल में लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लाए गए थे, चोपड़ा एवं मेरठ से। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उद्देश्य से अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी और दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर समझो, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करवाई थी अलग अनुवाद विभाग। फिरोज शाह तुगलक की नगरकूट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, अजुद्दीन खान ने किया हुआ था। 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसको हज करना हो वो राज्य के खर्च पर कर सकते। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दार उल सफा था, एक खैराती अस्पताल था जहां पर लोगों का इलाज हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत राज्य स्थापित हुआ सैयद वंश। तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो भारत से तुगलक वंश का शासन खत्म होकर सैयद वंश स्थापित हुआ था, लेकिन सैयद वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता है, इसीलिए डायरेक्ट लोधी वंश आ गया यहाँ पर। तो लोधी वंश की बात करें तो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी शासकों में अफगान मूल के थे। कौन थे?
लोदी शासक थे अफगान मूल के। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम, सबसे पहले बहलोल लोदी बैठा था 1451 से 1489 के बीच में। उसके बाद सिकंदर लोदी बैठा 1489 से 1517 के बीच में। और अंतिम में इब्राहिम लोदी बैठा है 1517 से 1526। और 1526 में ही मुगल वंश स्थापित हुआ गया था, बाबर ने स्थापित कर लिया था इब्राहिम लोदी को मृत्यु के घाट उतार के। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया था? खतौली के युद्ध में। वह है मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव रखी और सल्तनत की राजधानी का श्रेय भी जाता है, क्योंकि दिल्ली से आगरा स्थापित कर दी थी सिकंदर लोदी ने 1504 में, कहीं कहीं 1506 भी देखने को मिला। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करता था, सिकंदर लोदी लिखता था। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने की योजना सिकंदर लोदी ने बनाई थी। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो टोटल कितने? 5 वंश हुए हैं, ये ध्यान रखें। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी में से जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं, तो इब्राहिम लोदी कौन? इब्राहिम लोदी गुलाम वंश से संबंधित नहीं है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और बलबन ये गुलाम वंश से संबंधित है, जिसको ममलूक वंश भी कहते हैं। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत को समाप्त हो चुका है। अब हम विजयनगर साम्राज्य के कुछ क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। विजयनगर जो राज्य है उसकी स्थापना हरियर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, उन दोनों ही भाइयों ने मिलकर की थी। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की, देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य का शासन का दायित्व लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण समस्त भूमि उस देवता की है। हरियर प्रथम के बारे में यह कहा जाता है। क्वेश्चन है, शासक है और राजवंश, शासक राजवंश संगम, तालुक, उत्तुलुक संबंधित है विजयनगर से। कहा जा रहा है कि जो विजयनगर का साम्राज्य था जिसमें संगम वंश, तालुक वंश और तुलुक वंश ये तीनों वंश संबंधित है। एक और वंश था जो बाद में आया था, अरावेडु वंश, ये भी विजयनगर राज्य से ही संबंधित। अपनी मदरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन है? गंगा देवी है। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय। एक कथन है कि नरसिंह सालुम ने संगम वंश का अंत किया और सालुम वंश की स्थापना की। उसने राज सिंहासन छीनकर सालुम वंश का आरंभ कर दिया और वीर नरसिंह ने अंतिम सालुम वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना और वीर नरसिंह ने ही तुलुक वंश की स्थापना की। और उनकी उत्तरवर्ती अनुज राय थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इतिहास में, और कृष्णदेव राय ने ही उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ी होंगी, है ना, डिटेल से पढ़ा हुआ। तो हम यहाँ 1 लाइनर लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है जिस राजा से लड़ा था वह राजा थे कुलू कुतुब शाह। किसने लड़ा था? कृष्णदेव राय ने लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि। देखो 8 तेलुगु और तमिल कवि, यहाँ ऑप्शन आता है तो ध्यान रखना है, तेलुगु कवि थे। वह शासक जिसने आंध्र भोज कहा जाता है, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णदेव तेलुगु साहित्य को कहा जाता है। देखो तेलुगु साहित्य का ध्यान रखना है ना, तो तेलुगु साहित्य को स्वरदेव कहा जाता है। कृष्णदेव राय की स्थापना नागलापुर नगर की थी। कृष्णदेव राय ने जो स्थापना है वो नागलापुर नगर की स्थापना की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो हजारा मंदिर है वो निर्मित हुआ था। कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह उपाधि दी गई थी अल्लासानी पेडन्ना को। अल्लासानी पेडन्ना को आंध्र कविता पितामह की उपाधि मिली थी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। निकोलो कोंटी था इटली का एक यात्री जो कि देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य के जिस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी की से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी नहर और कुलिया का निर्माण किया था, देवराय प्रथम के काल में ऐसा हुआ था। पुर्तगाली यात्री था एक नुनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थी कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी। इसने कहा है, पुर्तगाल का यात्री नूनिज ने कहा है। कम्मन, कुट्टन, नन्नन और टिक्कन में महाभारत के तेलुगु अनुवादों का विख्यात है नन्नय और टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकरण जो स्वयं है आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का जो युद्ध है वो तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर के और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। मतलब कि एक साइड थे विजयनगर और बाकी सब एक साइड थे बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा।
जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर का शासक था वैकंठ द्वितीय। कौन था? वैकंठ द्वितीय राजा था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। नेक्स्ट आता है हमारा, वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्पी एक ऐसा स्थान है जहाँ विजयनगर के खंडहर बचे हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जिस नदी के तट पर थी वह नदी का नाम था तुंगभद्रा। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपने दूत भेजे थे बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ संबंधित थे किसके दरबार से? देवराय द्वितीय के दरबार। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर साम्राज्य। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो आबादी थी इस्लाम का अनुसरण उस समय नहीं करती थी। इसलिए बर्नी कहता है कि दिल्ली में उस समय भारत में शासन वास्तव तौर पर इस्लामी नहीं था। नेक्स्ट आता है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान थे तुर्क वर्ग के थे। ध्यान रखिए, कौन थे? तुर्क वर्ग के थे। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूली को प्रभारी होता था उसको आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। कहाँ की थी? अरब की मौलिक प्रणाली थी इक्ता प्रणाली। उस सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख जो था वो दीवान आरिज कहलाता था। इक्ता क्या था? देखो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आता है कि इक्ता क्या था, तो आप बोलोगे इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था होती थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत होता था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। जो मुक्ति होता था उसको एकता से राजस्व प्राप्त होता था, टैक्स प्राप्त होता था, रुपए प्राप्त होता, उससे सैनिक वह रखा करता था। नेक्स्ट आता है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा आता था। ये आरोही क्रम में ध्यान रखिएगा। अगर अवरोही क्रम में आ जाए तो इसी तरीके से उल्टा कर दोगे, सूबा, सरकार और परगना। एक तरफ विभाग है और संस्थापक सुल्तान है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दीवान अर्ज का निर्माण बलबन ने करवाया था। दीवान मुस्तकराज राजस्व विभाग से संबंधित था, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दीवान अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। दीवान खैरात दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी का था और बाजार नियंत्रण इस पर कार्य करता था। एक तरफ विभाग है और कार्य मतलब कि कौन सा विभाग कौन से कार्य से संबंधित है। दीवान अर्ज सेना के विभाग से संबंधित था। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित जो विदेश विभाग होता था उससे संबंधित था। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक वंश। तुगलक वंश ऐसा हुआ है जिस समय तुगलक वंश था उस समय वजारत का अपने चरम अवस्था पर पहुंच चुका था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी और ये विलय था। किसमें थी? फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का क्या था? विलय था। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? हराज, उस और मुक्ति कहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। भूमि उत्पाद पर जो कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, उसको क्या कहते हैं? हराज, उस और मुक्ति कहते थे। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश था। ध्यान रखिएगा, कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक पे टिक मत लगा देना। इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था की शुरुआत जो है वो की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। जो चौधरी था वो ग्रामीण अधिकारी था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के काल में सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। ध्यान रखा, हक ए सर्व कहा जाता था। सर्व एक सिंचाई कर था। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था, धर्मनिरपेक्ष से। हदीस एक था। हदीस क्या था? एक इस्लामिक कानून था। क्या था? हदीस इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है, फवाजिल का अर्थ क्या होता था? इक्तादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि को क्या कहते थे? फवाजिल कहते। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं, कौन कौन सी थी? एक तो जीतल थी और एक टंका थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। तो टंका नामक चांदी का सिक्का था इल्तुतमिश ने चलाया था। सल्तनत काल में जो सिक्के टंका और ससगनी और जीतल थे, कैसे थे? अगर हम टंका की बात करें तो चांदी का था, ससगनी की बात करें तो चांदी का था, और अगर हम जीतल की बात करें तो तांबा का हुआ करता था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो बगदाद का अंतिम खलीफा था उसका नाम उत्कीर्ण किया गया है। तो यहाँ पर हमने प्रशासन की बात कर ली। दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आप मन में
कहने वाले होगे कमेंट में कि इतने छोटे छोटे पॉइंट में क्यों। तो जीएस पॉइंटर एक क्या है, घटना चक्र एक ऐसा है जीएस पॉइंटर, मतलब कि पॉइंट में बात करता है, वन लाइनर फैक्ट में बात करता है। इससे क्या होता है, अगर आपने पहले से चीजें पढ़ी हुई हैं तो यहाँ पर आपका रिवीजन होता है, और कुछ चीजें आपकी अगर छूट जाती है तो यहाँ पर वो चीज आपको फेस करनी पड़ती है, वो सामने आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में कला और स्थापत्य की बात करें तो भारत में जो कागज का प्रयोग है 12वीं शताब्दी से शुरुआत मानी जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब है सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी तो अलाई दरवाजे में। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और सल्तनत काल में ये प्रमुख इमारत के तौर पर इसको जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से वह है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आपकी कुतुब मीनार थी उसका निर्माण प्रारंभ करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था और फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें कोई भी योगदान नहीं दिया था। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, फिरोज शाह तुगलक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 5वीं मंजिल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, और बहुत अच्छा निर्माण करवाया। आज भी वहां देखने को मिलता है। मध्य भारत की मीनारों के बारे में सही कथन, क्या कहता है, मध्य भारत की जो मीनार हैं उनके बारे में सही कथन बताइए, क्या बताना है, देख लेते हैं। तो भैया 15वीं शताब्दी में चांद मीनार 210 फीट ऊंची और एक पतली मीनार है। ऐसी है, एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है किसका है, बलबन का मकबरा है। किसका, बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से भारत में प्रथम मकबरा है। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शाती थे बलबन के मकबरे में है। एक तरफ भवन है और एक तरफ निर्माण करता है, मतलब कौन से भवन का निर्माण किस कार्यकर्ता के द्वारा करवाया गया है इसकी बात। सुल्तानगढ़ी की बात करें इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। वहीं लाल महल की बात करें तो बलबन ने निर्माण करवाया था। जमात खाना मस्जिद की बात करें तो खिज खां ने बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हिंडोला महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। लाल दरवाजा बीबी राजी ने बनवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि इन स्थापत्यों के निर्माण का सही क्रम। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद तुगलकाबाद का किला बना, फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी सबसे अंतिम में क्यों है, मुगल काल की है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित है राणा कुंभा के शासनकाल में। कभी कभी आता है कि चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है किसके शासनकाल में बना था, राणा कुंभा के शासनकाल में बना हुआ था। स्थल है और स्थापत्य, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। वास्तुशैली और यहाँ पर संबंध राजवंश है। अगर वास्तुशैली और संबंध राजवंश की बात करें तो मेहराब की निचली सतह पर कमल की कली है, झालर की बात देखने को मिलती है खिलजी काल में। जो ऐसे मेहराब बनी होती है ना, ऐसी मेहराब बनी होती है, जैसे आपने देखा होगा अलाई दरवाजे में है, ऐसी मेहराब खिलजी काल में देखने को मिलती है। अष्टभुजी मकबरे का उदय, मतलब कि 8 मकबरों का उदय, जो अष्टभुजी मकबरे होते थे वो तुगलक काल में निर्मित थे। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर काल में देखने को मिलता है और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी राजवंश में देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। दिल्ली सल्तनत के साहित्य की बात करेंगे और साहित्य से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते ही आते हैं, ध्यान रखिए। तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के साहित्य की बात करें कि किताब उल हिंद की रचना किस प्रसिद्ध लेखक है, अलबरूनी ने की है। किताब उल हिंद की जो रचना है वो अलबरूनी जी के द्वारा की गई थी। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली में था। ध्यान रखिए, कासगंज पटियाली में जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो में अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। किसमें, खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल 2 व्यक्ति ने देखा है, एक तो अमीर खुसरो ने देखा है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा है। ध्यान रखिएगा, दोनों को आप ऐसे याद रखते हो, आ और आ, ठीक है। तो अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। अमीर खुसरो एक थे, कौन थे, कवि थे, इतिहासकार थे और एक संगीतज्ञ थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, कौन थे, अमीर खुसरो थे। हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं में विद्वान थे, कौन थे, अमीर खुसरो थे। वो हिंदी भी जानते थे और फारसी भी जानते थे। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। तो कभी आए कि किताब नौरस किसने लिखी है? इब्राहिम आदिल शाह के द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत जो है वो शैली का प्रारंभिक रूप आरंभ करता अमीर खुसरो को। सीधी सी बात यह है, कव्वाली का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो आप कहोगे अमीर खुसरो को माना जाता है। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, अमीर खुसरो। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रंथों का कालाक्रम, सबसे पहले किताबुल हिंद लिखी गई, फिर उसके बाद पृथ्वीराज राजो, फिर तबकात ए नासरी, फिर फतवाए जहांदारी। वह भाषा जिसे दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है, फारसी थी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करता है। ठीक है, चलिए एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है रचना और पुस्तकें। लेखक और रचना पुस्तकों की बात करें, जियाउद्दीन बर्नी की बात करें, तारीख फिरोजशाही पुस्तक है। हसन निजामी ने ताजुल मासिल लिखी है। मिनाज और सिराज ने तबकात नासरी लिखी है। आहिया बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही लिखी है। अमीर खुसरो के द्वारा खजाइनुल फुतूह लिखी गई है। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहांदारी लिखी है। अब्दुल मलिक इसामी ने फुतूह उस सलातीन लिखी है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतुआत फिरोजशाही लिखी गई है। मैं इसको साफ कर देता हूं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद चंद्रायन, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा, सोमनाथ राग बेबोध, अमीर खुसरो आशिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ये भी रही। फिर एक साइड पुस्तकें हैं और लेखक है। फिरोज तारीख फिरोजशाही, शम्स ए सिराज अफीफ, तुगलक नामा अमीर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तारीख हिंद या किताबुल हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रहला इब्न बतूता। तो ये सभी पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, किसके द्वारा की गई हैं ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक तरफ कृति है और लेखक है। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिशकाविया, कुंजुल तिजार, फैलक उल कबाइकी, जवाउल हिकायत, सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी, फवाद उल फवाद, अमीर हसन अल खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण किसमें मिलता है? तबकात नासरी, जिसने मिनहाज के द्वारा लिखी गई। वीणा, ढोलक, सारंगी और सितार में से वह संगीतवाद जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सितार को। ध्यान रखिएगा, इन सभी में सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हिंदू और मुस्लिम का श्रेष्ठ माना जाता है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने बढ़ाया था। चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ कौन सा है? शुक्र सप्तती का फारसी में अनुवाद, उसका नाम तूती नामा रखा है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने। नाम और संगीत की बात करें, राणा कुंभा संगीत राज, काशी शास्त्री अप्पा तुलसी राग चंद्रिका, पुत्रीक विठल रागमाला, चंद्रायन कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम। एक तरफ ग्रंथ हैं और रचयिता हैं, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग बेबोध सोमनाथ। उसके बाद आगे अगर बात करें, चतुरुंडी प्रकाशिका वैकंठरमन पुस्तक है। फिर लेखक है रास पंचायधाई नंदरास, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयानंदा, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। उम्मीद है ये आप सब लोग रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे होंगे या आप लोगों ने पहले से पढ़ी होंगी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुद का संस्मरण लिखा हुआ है। मिरात ए सिकंदरी पुस्तक कौन सी है? मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, उचित प्रबंधन का भी वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के विविध, किसकी बात करेंगे? दिल्ली सल्तनत के विविध की बात करेंगे। ऐप जो आ चुका है उसका नाम आप लोगों को अगर पता नहीं है तो लिख लेता हूं, नट लर्निंग ऐप। क्या है? नट लर्निंग ऐप नाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर ले और टेस्ट सीरीज वगैरह आप खुद से भी लगा सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। ध्यान, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। भारत में पोलो का खेल प्रचलन तुर्कों ने किया था। दस्तार बंदगान कहलाते उलेमा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, नसरुद्दीन खुसरो शाह था, जिसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। एक तरफ यात्री है और देश है, मतलब कौन सा यात्री किस देश से आया है? मार्को पोलो इटली से आया था, अब्दुल रज्जाक ईरान से आया था, नूनिज पुर्तगाल का यात्री था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक तरफ है सुल्तान और एक तरफ है राज्य।
बहादुर शाह की बात करें गुजरात राज से संबंधित है। चांद बीबी की बात करें तो बीजापुर से संबंधित है। रजिया सुल्तान की बात करें दिल्ली से संबंधित। बाज बहादुर की बात करें तो मालवा क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है। तो वो जो सैयद वंश था कि इतिहास में ये कम महत्व रखता है, लेकिन फिर भी खिलजी खां सबसे पहले रहे, फिर उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो मुबारक शाह और मोहम्मद शाह में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा सा यात्रियों के भारत आगमन का क्रम का, जो यात्री आए थे विदेशी जो यात्री थे भारत में, उनका क्रम तो अलबरूनी सबसे पहले आए, उसके बाद इब्न बतूता आए, फिर ट्रेवनियर आए, फिर मनुची आए। देखते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्हाय दास कहलाते थे। जो कुल्हाय और दास थे वो कौन कहलाते? भारतीय इतिहास अगर कुल्हाय और दास की बात की जाए तो सैयद कहलाते। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा इसकी किया। क्वेश्चन है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन काल में अपने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश है। 44 देश मतलब किसकी बात कर रहा है? अफ्रीका की बात कर रहा है। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की, और पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में दिखा गया है वह इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इससे बड़ा उस समय का यात्री कोई नहीं था। इसने 44 देश से ज्यादा घूमे थे और 73,000 मील की दूरी तय की थी। नेक्स्ट आता है, एक तरफ लेखक हैं और ग्रंथ हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना, महेंद्र बर्मन ने मत विलास प्रवचन की रचना की है, भोजदेव ने स्तमरांगण सूत्रधार की रचना की है, सोमेश्वर ने मानसोल्लास की रचना। इसी तरह एक सही कालक्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु और पुर्तगालियों का आगमन, विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, ये पहले नंबर पर हुआ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पुर्तगाली और विजयनगर कृष्णदेवराय का शासनकाल तीसरे नंबर। घटनाएं एवं उनका सही कालक्रम क्या है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगान षड्यंत्र, मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। ये भी एक तरीके से क्रम में लगाए गए हैं। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध 11 से 92 में हुआ था, आपको पता हुआ। जलालुद्दीन की फिर हत्या हुई, अफगान षड्यंत्र हुआ और मोहम्मद तुगलक के द्वारा फिर अंतिम में राजधानी परिवर्तन किया। सती प्रथा, बाल विवाह, जोहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी राजपूतों के समय में सबसे ज्यादा प्रचलन में शुरुआत की थी, जोहर प्रथा। देखो, एक होता है सती। सती का मतलब होता है कि केवल एक पत्नी का अपने पति के पिता के साथ में अपना शरीर को दाह संस्कार मतलब दाह कर देना। एक होता है जोहर। जोहर का मतलब होता है कई सारी रानियां होती हैं या कई सारी स्त्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं, एक साथ विशाल अग्निकुंड में गिर जाती हैं, जोहर कर लेती हैं, अपने आप को समाप्त कर लेती हैं, उसको कहते हैं जोहर। तो एक स्त्री के लिए बोला जाए तो सती, और कई सारी अगर स्त्रियों के लिए बोला जाए तो जोहर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, युद्ध है और समय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह बात करें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब? 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी सन में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण भारत में 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ये सारे युद्धों को आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। एक तरफ शासक है और एक तरफ प्रमुख कार्य है। अकबर की बात करें तो आयन ए दहसाला संबंधित है। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो प्रतीक मुद्रा संबंधित है। इल्तुतमिश ने चहलगान अमीर प्रथा की शुरुआत की थी और शेरशाह ने सड़क आजम, जिसको जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया। मध्यकालीन भारत में फड़म था। फड़म क्या था? एक सिक्के हुआ करता था, उसको ही फड़म कहते थे। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को खरीदादार कहते थे। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया है, खिलजी वंश था। ऐसा आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने आइन उल मुल्तानी ने शासकों की सेवा की थी। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था और यह मध्यकाल से संबंधित व्यक्ति है। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? ग्राम मुखिया के लिए। किसके? ग्राम के मुखिया के लिए महत्तर और पट्टिकाल के नाम दिए जाते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता। मक्का की 13वीं और 14वीं शताब्दी में खेती
हमारा दक्कन के राजवंश के बारे में बात करेंगे। जौनपुर नगर स्थापित किया था। देखो यहाँ पर जौनपुर नगर के बारे में ना 2 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? जौनपुर नगर को किसकी स्मृति में स्थापित करवाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसको बनवाया गया था या स्थापित किया गया था। लेकिन किसने करवाया था इसकी स्थापना? तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिए, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति मतलब याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज, क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को ही कहा जाता था। किसके शासनकाल में? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में। जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक था। कौन सा था जौनपुर के सरकी राज्य का? हुसैन शाह। हुसैन शाह को ऐसा माना जाता है कि जौनपुर का अंतिम शासक था। हमारा ऐप आ चुका है, अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, नट लर्निंग ऐप नाम से है। नट लर्निंग ऐप नाम से है। ये ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये इस ऐप पर आप लोग सभी चीज की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, तो वो भी जल्दी जाएगा और टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर कहा जाता था, उसको क्या कहते हैं? तो जैनुल, जैनुल या जैनुल आबिदीन कहते थे उसको, कश्मीर का अकबर। जैनुल आबिदीन मोहम्मद बिन तुगलक हुसैन शाह सरकी और अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था। देखो बहुत सारे लोग अभी ये मन में लगाने वाले होंगे अकबर अकबर अकबर, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जैनुल आबिदीन पहला ऐसा शासक हुआ है जिसने जजिया कर को यहाँ पर समाप्त किया था। जैनुल आबिदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता क्या है? तो जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में एक जामा मस्जिद बनवाई थी, उसका प्रभाव क्या है? तो वहां पर बुर्ज देखने को मिल जाएगी, बुद्ध की पैगोडा के समान देखने को नक्काशी मिल जाएगी, और फारसी शैली भी वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इतनी सारी शैलियां जामा मस्जिद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट और मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं था। तो मुनि जिन विजय सूरी जो थे वो राणा कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं थे। मुनि जिन विजय सूरी किसके दरबार से संबंधित थे मुगल काल में? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन आप भी तो बताओ, पता चले कि आप कितना पानी में हो, तैयारी कितना आपकी हो चुकी है, आप भी बताओ। चलिए, एक तरफ शासक है और एक तरफ राज्य है। कौन सा शासक किस राज्य से संबंधित है? राजा हम्मीर की बात करें तो मेवाड़ से संबंधित है। राजा चुंडा की बात करें तो मारवाड़ से संबंधित है। मलिक राजा फारूक खानदेश से संबंधित है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर राज्य से संबंधित है। तो इसी तरीके के आप इनको कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो लगाना पड़ता है। फिर आता है कि मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र, मतलब कि मध्यकाल में भारतीय राज्यों के जो नाम या क्षेत्र थे वर्तमान में किस क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं? चंपक, जिसे वर्तमान में चंबा या हिमाचल कहते हैं। दुर्गर को वर्तमान में जम्मू कहते हैं और कुलूद को कुल्लू या कुल्लू कहते हैं, जो कि हिमाचल में है। तो ये इंपोर्टेंट है। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी, और मुख्य प्रतिरोधी इनके विजयनगर साम्राज्य के शासक थे हरियर और बुक्का। ठीक है, संगम वंश एक तरीके से। लेकिन बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन शाह ने तो की थी, पर कब की थी? तो आप क्या कहोगे? 1347 ईस्वी में की थी। अगर कभी पूछे सदी कौन सी थी? 14वीं सदी थी। बहमनियों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो गुलबर्गा को अपनी राजधानी को बनाया था। हालांकि कुछ टाइम बाद चेंज भी होती रही, तो वैसे इनकी राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी। एक तरफ वंश है और सल्तनत है, मतलब कौन सा वंश की सल्तनत से संबंधित है? आदिल शाही वंश की बात करें तो बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही वंश गोलकुंडा से संबंधित है। निजाम शाही वंश अहमदनगर से संबंधित है। वहीं सरकी शाही वंश जौनपुर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले एक चीज और बता दूं कि जैसे ये जो मैं पार्ट पार्ट में वीडियो बनाता हूं, ये तो आप लोग को देखते ही होंगे, मिलती होंगी। लेकिन अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हमारी पूरी हो चुकी है, 7 वीडियो में पूरी हुई थी। अब हम एंशिएंट की एक पूरी एक पैसिफिक वीडियो बना रहे हैं, जो कि 3 से 4 घंटे की होगी। तो आप लोग वो अच्छी लगती है तो उसको देख लीजिएगा, और अगर आप लोग को अलग अलग वीडियो पसंद आती है तो अलग अलग वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन मैं उसको भी डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। एक पैसिफिक पूरी वीडियो होगी 3 से 4 घंटे की, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री जीएस पॉइंटर की होगी, पूरी कंप्लीट होगी। लाइव क्लासेस चलती है हमारी घटना चक्र की। लाइव क्लासेस अभी घटना चक्र की चल रही है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाके जरूर देख लेना, है ना। चलिए बात करते हैं मुस्लिम शासकों में वह है उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो मुस्लिम शासक जरूर था, लेकिन उसकी जो प्रजा थी उसको धर्मनिरपेक्षता के कारण उसको जगत गुरु कहकर पुकारा करती थी। वह कौन सा था? इब्राहिम आदिल शाह के लिए ऐसी बात कही जाती है, ध्यान रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत किया था, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। एक साइड शासक है और एक साइड राज्य है उनके, ये बात करते हैं। बाज बहादुर की बात करें तो मालवा राज से संबंधित है। कुतुब शाह की बात करें तो गोलकुंडा से संबंधित है। सुल्तान मुजफ्फर शाह की बात करें तो गुजरात से संबंधित है। और अगर यूसुफ आदिल शाह की बात करें तो बीजापुर से है संबंधित है। इसी तरीके से वंश और राजधानी है, कौन सा वंश किस राजधानी से संबंधित है? काकती वंश वारंगल से संबंधित, होयसल वंश आपका द्वार समझ संबंधित, यादव वंश देवगिरी संबंधित और पांडव वंश आपका कोरकई तत्पश्चात मदुरा। लेकिन आखिरकार ऐसा कहा जाता है कि पांडव था, उनकी प्रॉपर जो थी राजधानी वो मदुरा हुआ करती थी। ठीक है, तो काकतीय वारंगल, होयसल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी और पांडव मदुरा। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं मध्यकालीन गुजरात का शासक जिसने द्वीप को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। तो बहादुर शाह था जिसने क्या किया था? द्वीप को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया, मतलब दे दिया था। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है, गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। क्या आप लोगों को पता था? कमेंट करके जल्दी बताइए। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है, क्या आप सभी को पता था ये बात? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महिमा शासक रुद्रमा देवी संबंधित है काकतीय राजवंश से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, महिमा शासक जो आप कह सकते हो कि रुद्रमा देवी है वो काकतीय राजवंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रुद्रमा के संदर्भ में सही कथन बताइए। जो काकतीय राजवंश संबंधित है लेकिन इनके बारे में सही कथन बताइए, ऐसा कह रहा है। तो रुद्रमा की बात करें तो वारंगल काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। साथ ही उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांडव, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक, देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया था। मतलब समझ रहे हो, अपने आप में ये बहुत पॉपुलर महिला थी, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक की बात करें तो हैरेबेडे और बेल्लूर में पाए जाते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम क्या है? हेलबेड है। क्या है? हेलबेडू या हेलबेड है? हेलेबेड है। वह स्मारक जिसमें वह गुम्बद है जो संसार की विशाल गुम्बदों में से एक है। बीजापुर गोल गुम्बद को विशाल संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक जाना जाता है। मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू के जहाज महल का निर्माण को करवाया था। गुजरी महल, क्या किसकी बात कर रहे हैं? गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया था मान सिंह ने। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ग्वालियर में एक ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली से बना हुआ है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कल लाइव क्लासेस चलाई थी आर्ट एंड कल्चर की, उसमें आप लोग खुद देख लोगे क्या मैंने बताया हुआ है। तो गुजरी महल ग्वालियर किले में मान सिंह ने बनवाया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा के रीवा मध्य प्रदेश संबंधित थे और राजा रामचंद्र सिंह थे। ठीक है, स्थापत्य और स्थल की बात करेंगे। अदीना मस्जिद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, पडुआ में। लाल दरवाजा आपका जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा आपका गौंड में है। तीन दरवाजा आपका अहमदाबाद। तो कभी कभी मिलाने में को आते हैं, ध्यान रखना है। दक्षिण भारत के पॉलीगर थे, दक्षिण भारत के जो पॉलीगर थे कहाँ के थे और कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय थे और सैन्य नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 है, एक तरफ विषय पुस्तक है और विषय है। मिरात ए सिकंदरी पुस्तक में विषय गुजरात विजय के बारे में है। बुरहान ए मासिर पुस्तक में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज सलातीन में बंगाल का इतिहास है और रियाज उल इंसा में महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। तो कभी कभी ये पुस्तकें आती हैं और विषय तो आते ही आते हैं, साथ में नाम भी पूछ लेता है कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है। तो अभी हमने उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण या दक्खन के राजवंशों के बारे में बात की है, जो कि आप लोगों को कुछ याद होंगे, कुछ आपका रिवीजन हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके फ्रेंड है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। भक्ति और सूफी आंदोलन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती ही रहती है। तो इनको क्यों छोड़े हम भाई? 2 से 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक पैराग्राफ को बदलने के लिए। ध्यान रखिए, पैराग्राफ को बदलने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना। चलो समझते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों के द्वारा। इसके द्वारा अलीवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में भक्ति जो संस्कृति थी उसका पुनर्जन्म माना जाता है। बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन के दर्शन का मुख्य विषय या साम्य क्या है? मतलब एक समानता क्या है? संसार दुखमय है, ये बात बुद्ध ने भी कही है और मीराबाई ने भी कही है। संसार दुख से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से
उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन है रामानंद का। ध्यान रखिएगा, धार्मिक संप्रदाय में या कह सकते हो आपकी भक्ति में, आंदोलन में रामानंद का प्रमुख स्थान है और इन्होंने जो कथन दिया है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या फिर जाति ना पूछे। लेकिन आज तो अलग ही चीजें चल रही हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जैसे उनके भाग समझते थे। मतलब कि देखो, जैसे मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल की मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं हिंदी समझता हूँ और आप हिंदी समझते हो, तो मैं उसी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम वाला टीचर हो, वो इंग्लिश में पढ़ाए और इंग्लिश के बच्चे स्टूडेंट्स हो वो उसी भाषा में। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भाषा में उनके जो समान है वो समझते हैं, उन्हीं के लिए वो उसी भाषा में भक्ति भक्ति करते थे या फिर उसी भाषा में वो अपनी भाषा को लिखा करते थे, धर्म संप्रदाय के बारे में प्रोत्साहित करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था, कैसा था? ध्यान साधना और श्वास पर नियंत्रण करना था, एकांत में कठोर योग व्यायाम करना था, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करना था और गीतों का गायन करना था। ये उनकी सभी चीजों में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कामरूप ने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कहा किसने? शंकरदेव ने। कामरूप बोले तो असम में एक जगह है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकरदेव ने बनाया। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किया है शंकरदेव ने। रामानुचार संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद से। ध्यान रखिएगा, रामानुचार जो संबंधित है वो आपके विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अद्वैतवाद किससे संबंधित है? तो वल्लभाचार्य। आपका क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अद्वैतवाद का संपादन किसने किया है या प्रतिपादन किसने किया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? चंपारण छत्तीसगढ़ में। उस समय चंपारण छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली थी। दर्शन है और संस्थापक है। अद्वैतवाद की बात करें शंकराचार्य संबंधित हैं, विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें रामानुचार संबंधित हैं, द्वैतवाद की बात करें मध्वाचार्य संबंधित हैं, द्वैताद्वैतवाद की बात करें निम्नकाचार्य संबंधित हैं। देखो ये आपके 4-5 हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिलाने के लिए आते हैं, तो ध्यान रखना है, मिलाने में बड़ा गड़बड़ी होती है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीर के उपदेशों का संकलन है। कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक कहा जाता है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था वल्लभाचार्य ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, रामानंद। ध्यान रखिएगा, इन सभी में हिंदी का प्रयोग किया था किस व्यक्ति ने? तो रामानंद के द्वारा सबसे पहले किया गया था। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगर कभी एग्जाम में आए कि रामानंद किसके शिष्य थे, तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है ना? बताइए। मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रयाग मतलब कि इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था, रामानंद का हुआ था। कबीर और धर्मदास के मध्य संवाद जो हुआ था उसका संकलन अमर मूल में मिलता है। अमूल दूध नहीं, अमर मूल में मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना? नहीं अमूल दूध समझने लगो, अमर मूल में मिलता है। कबीर और धर्मदास के मध्य में जो संवाद हुआ था। मलकुदास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू था। भक्ति संतों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कबीर 1398 से 1518, उसके बाद गुरु नानक 1469 से 1539, उसके बाद आपके चेतन की बात करें 1486 से 1534 और उसके बाद अंतिम में मीराबाई 1498 से 1557। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग। अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के अगर आपको नाम पता है तो बताइएगा, अदरवाइज मैं बताता हूँ। आपके उत्तराखंड में केदारनाथ, आपके उत्तर प्रदेश में काशी, झारखंड में बैद्यनाथ, मध्य प्रदेश में आपके ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, आपके गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, महाराष्ट्र में आपके 3 हैं, त्र्यंबकेश्वर, भीमा और गृडेश्वर, आपके मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है और आपके अंतिम में जो 12वें हैं वो आपका तमिलनाडु में रामेश्वरम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज संबंधित है वैष्णव धर्म से। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना, कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोधी के शासनकाल में की थी। ईश्वर केवल मनुष्य की सदोड़ को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन किसका है? गुरु नानक का है। मीराबाई किसकी समकालीन थी? मीराबाई की बात करें तो मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थी।
तुलसीदास किसके समकालीन थे? मीराबाई के समकालीन थे। प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? अगर कभी आए कि मीरा के जो पति का देहांत हो गया था, उनके पति का नाम क्या था? भोजराज था। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पेपर में बहुत आता है। भोजराज उनके पति का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राग विबोध के रचनाकार कौन है? मीराबाई है। मीराबाई ने राग विबोध की रचना की है। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और बल्लभाचार्य में से वह है जो इस्लाम में प्रभावित था। इन अगर देखा जाए चारों में नामदेव एक ऐसे रहे जो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। मध्यकालीन संतों का एक क्रम की बात करें तो सबसे पहले नामदेव, फिर कबीरदास, गुरु नानक देव और अंतिम में मीराबाई। एक तरफ संत कवि है और उनका व्यवसाय है। कौन सा संत कवि किस व्यवसाय से संबंधित था? नामदेव की बात करें तो दर्जी थे, कबीरदास की बात करें जुलाहा थे, रविदास की बात करें तो मोची थे और सेना की बात करें तो नाई थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आते हैं। लोधी वंश के पतन, ध्यान रखिए, लोधी वंश के पतन और बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन से थे? गुरु नानक थे। अभी मैंने बताया था गुरु नानक जो थे समकालीन, वो आपके किसके? सिकंदर लोधी के। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु संबंधित है वैष्णव धर्म संप्रदाय से। तुलसीदास किसके समकालीन है? अकबर और जहांगीर के समकालीन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अभी मैंने ऊपर बताया था मीराबाई किसके समकालीन, देखो मैंने अभी यहाँ क्वेश्चन बताया था कि मीराबाई किसकी समकालीन है? तुलसीदास समकालीन है। तो यहाँ पर अभी क्या ऑप्शन क्या आ गया कि तुलसीदास किसके समकालीन है? अकबर और जहांगीर के समकालीन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है? तुलसीदास के द्वारा की गई है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास से संबंधित नहीं है। तो साहित्य रत्न तुलसीदास की रचना नहीं है, जबकि रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और आपकी विनय पत्रिका किस संबंधित? तुलसीदास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्ति है और रचना है। कौन सा व्यक्ति किस रचना से संबंधित है देख लेते हैं। अगर हम बात करें ध्रुवदास की तो ये भगत नामावली से संबंधित है। नाभादास की भक्त माल से संबंधित है। इनकी रचना है मतलब केशवदास की रसिक प्रिय रचना है। उस्मान की चित्रावली इनकी रचना है। तो इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं वरकरी समुदाय। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पंढरपुर। पंढरपुर बोले तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वरकरी संप्रदाय का संत कौन थे? नामदेव थे, जो कि इस्लाम धर्म से थोड़ा बहुत प्रभावित भी थे। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह जहांगीर था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर भक्त तुकाराम सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, बल्लभाचार्य में से वह भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं है। तो नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बल्कि ये तुकाराम और त्यागराज बल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं और जिन्हें समा कहा जाता था के बहुत बड़े शौकीन हुआ करते थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है। अभी भक्ति आंदोलन समाप्त हो चुका है, अब हम यहाँ से सूफी आंदोलन की बात करेंगे और बहुत इंपोर्टेंट भी है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी संतों में वह है जो अजमेर में बस गए, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती बस गए। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इशहाक समी चिश्ती को और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल को माना जाता है चिश्तिया शाखा का फाउंडर, एक तरीके संस्थापक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ख्वाजा उस्मान हारूनी की ये शिष्य थे। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो चिश्ती की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो थी उस पर नजर भेंट छत्रपति साहू शिवाजी के पुत्र ने सबसे पहले नजर भेंट को भेजा था। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे तो बाबा फरीद के, किसके? बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? दिल्ली में है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। मुइनुद्दीन चिश्ती ऐसा कहते थे कि भक्ति जो है वो संगीत की ईश्वर के निकट पहुंचने का एक सबसे अच्छा साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मुइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले संबंधित नहीं है। तो शेख अब्दुल जिलानी की बात करेंगे, यह चिश्ती संप्रदाय संबंधित नहीं है, बल्कि बाकी आपके जितने सब हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मुइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया आपके चिश्ती सिलसिले संबंधित है। भारत का सादी कहा जाता है किसको? अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। सीधी सी बात यह है कि निजामुद्दीन औलिया से जब अलाउद्दीन खिलजी को मिलना था तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब पत्र भेजा मिलने के लिए तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या संदेश वापस रिटर्न में बोला था? मेरे
घर के 2 दरवाजे हैं, आप एक से आओगे, मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने मुलाकात नहीं की थी। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेख जो फरीद का सर्वाधिक ख्याति शिष्य है, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, निजामुद्दीन औलिया ही रहे। यहाँ पर आपने बहुत हल्के में लिया हुआ ये वाले क्वेश्चन को, जबकि इसमें 2 क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन है कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति उपलब्धि शिष्य कौन था? निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा है। खैर, क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो फरुद्दीन गंज शकर को, इनके जो ग्रंथ हैं उनको आदि ग्रंथ, सिख धर्म के आदि ग्रंथ है उसमें शामिल किया गया था। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, फतेहपुर सिकरी में रहते थे। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी शेख सलीम चिश्ती को। संत हैं और मकबरा है, कौन से संत का मकबरा कहाँ है? ध्यान रखिएगा, मिलाने को आते हैं, बार बार बोलता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में मकबरा है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा में और शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, चिश्ती का अजमेर में, गरीब का दौलताबाद में, औलिया का दिल्ली में, हुसैनी का गुलबर्गा में। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। एक तरफ संत कवि हैं और संप्रदाय है, कौन सा संत कवि किस संप्रदाय से संबंधित था इसको देख लेते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। दारा शिकोही की बात करें, कादरिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख बहाउद्दीन सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शेख अहमद जो सरहिंदी है वो समकालीन थे किसके? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली से थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। ध्यान रखिएगा, शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली की बात किया है तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। शेख सलीम चिश्ती का समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू हुई थी शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में वह संगीत के विरुद्ध था। सूफीवाद में एक ऐसा संगीत के विरुद्ध था सिलसिला, कौन सा था? नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय ऐसा माना जाता है कि वह संगीत के विरुद्ध था। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सोहरावर्दी संप्रदाय को। वह सूफी संप्रदाय जिसका प्रसार सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। सोहरावर्दी संप्रदाय ये भारत में तो आया था लेकिन सिंध, मुल्तान और पंजाब तक ही सीमित रहा था। हठ योग अपनाया जाता है नागपंथियों और सूफी संतों के द्वारा। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका क्वेश्चन है। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी, बहुत कट्टर था। सूफियों में वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, शेख शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस जो व्यक्ति हैं उन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। उलेमा, खानकाह, शेख और समा, इसका संबंध सूफीवाद से है। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो खानकाह हैं, शेख हैं और समा है, इन तीनों का संबंध आपका सूफीवाद से संबंधित है। कृष्ण जीवन परक क्या है? कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है? रश खान ने की है। 12 मासा की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। मध्यकालीन कवि हैं और रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन की रचना की है। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा की रचना की है। सोमनाथ ने राग विभोद की रचना की है। अमीर खुसरो के द्वारा आशिका की रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन है उनको भी कर लेते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाही की मजार का मेला देवा शरीफ में लगता है और इम्पोर्टेंट मेला है। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ध्यान रखिएगा, जो क्राइस्ट है उनका जन्म स्थान बेथलेहम है। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या थी? इसी दिन ईसा जो थे वो पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए जाना जाता है। असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाई के गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसा मसीह को जो जिस सूली पर चढ़ाया गया था उसकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और ईस्टर त्योहार ईसा के जिस दिन पुनर्जीवित हुए इसलिए मनाया जाता है। फिर चलते हैं मुगल वंश से, और बाबर जिसको फाउंडर माना जाता है, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर। चलिए बात करें तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करने वालों का नाम क्या था? आम था आलम खान। क्या था? आलम खान नाम था भारत को भारत पर आक्रमण करने के लिए बोला था। और आलम खान कौन था? जो उस समय दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। लोधी वंश के इब्राहिम लोधी का यह संबंधी था आलम खान।
और वह दिल्ली के राज सिंहासन के लिए दावेदार था, जिसके लिए उसने बाबर को आमंत्रित किया कि आप मेरा सहयोग करो और सत्तारूढ़ करते हैं इब्राहिम लोदी को। लेकिन उल्टा हो गया आलम खां के साथ और बाबर ने ही यहाँ पर सत्ता को अपना कायम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वसुधा थे। कौन से थे मुगल शासक? तो चगताई तुर्क थे। कैसे? चगताई तुर्क थे। बाबर को सरियपुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? सेबानी खान ने। ध्यान रखिएगा, बाबर को जो सरियपुल के युद्ध में पराजित किया था बाबर को, सेबानी खान ने किया हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए कब हुआ था? तो किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन पद्धति को अपनाया था, तो बाबर ने अपनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया। तो इन सभी युद्धों में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ध्यान रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने ही। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोप खाना। अभी मैंने आपको बताया है तोपों का प्रयोग बाबर ने ही सबसे पहले किया, इसीलिए वो जीता भी था। तोप खाना के कारण ही अक्सर ऐसा जाना जाता है कि बाबर जीता था। कुछ युद्ध हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पानी पिया, क्या किया? सबसे पहले पानी पिया। कब पिया? 1527 में पानी पिया। उसके बाद खाना खाया। पानी पीने के बाद कब खाया? 1526 सॉरी 1526 पानी पिया 1526 में। कब पानी पिया? 1526 में। उसके बाद खाना कब खाया? 1527 में। एक साल बाद फिर हमने खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद फिर क्या किया? घांगरा खाया। घांगरा घांगरा हम समझते हो, घांगरा भी मिलता है बहुत सी जगह, घांगरा है ना। घांगरा कब? 1529 में। लेकिन उसके पहले हम चांद पे गए थे। किस पे गए थे? हम चांद पे गए थे 1528 में। और चांद पे जाने के बाद ही फिर हमने घांगरा डांस या फिर घांगरा खाया। ऐसे याद कर सकते हो, पानी पिया 1526 में, पानीपत का 1526 में, खाना खाया पानी पीने के बाद 1527 में। उसके बाद हम सीधा खाना खा पी के चांद पे चले गए 1528 में। और चांद पर जब पहुंचे तो वहां पर जब पहुंच के मजा आया तो फिर घाघरा जैसा युद्ध किया 1529 में। तो ये चारों आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। बाबर जब भारत आया तो उसके फलस्वरूप आने के इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, है ना। और वहां पर तोपों की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। ध्यान रखिए, जो खानवा का युद्ध 1528 में हुआ था उसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता थी। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था उसका नाम राणा सांगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम यहाँ वन लाइनर बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा ना, जीएस पॉइंटर पूरी वन लाइनर है, पूरी जीएस पॉइंटर है, वन लाइनर है। हम हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिर किसकी बात करेंगे? फिर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, फिर पॉलिटी की, फिर साइंस की, फिर इकोनॉमिक्स की, फिर एनवायरमेंट की। तो इस तरीके से जो भी इसमें टॉपिक जितने भी हैं, लगभग 6 टॉपिक है, हम 6 की 6 टॉपिक वहां पर बात करेंगे, है ना। चलो, बाबर ने पातशाह की पदवी धारण की थी तो काबुल में। बाबर के द्वारा जो पदवी है पातशाह की प्रदान की गई थी और उसने काबुल में प्रदान की थी। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ही इसका पूरा नाम है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसकी धैर्य और संकल्प इतना अच्छा था, इसीलिए उसको सफलता प्राप्त हुई। बाबर के साम्राज्य सम्मिलित था काबुल, पंजाब, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने बाबरनामा जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है कि बाबर ने कुछ हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, उसमें 2 राज्य थे, एक तो मेवाड़ था, दूसरा विजयनगर। बाबर ने अपने बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना है ना। बाबरनामा तुर्की भाषा में उसने मेवाड़ और विजयनगर का जो हिंदू राष्ट्र है उनका उल्लेख किया हुआ है, सिर्फ 2 नगरों का ही उसने उल्लेख किया है। तो जो बाबर की आत्मकथा है लिखी गई है तुर्की भाषा में। अयोध्या में, ध्यान रखिए, जो अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर की सेना नायक थी मीर बाकी, इसके द्वारा करवाया गया था। होल्ड हो रखा है थोड़ा सा, लेकिन वीडियो आपके लिए फिर भी बना रहा हूं मैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ नहीं करते हो तो कर लीजिएगा, अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। खैर, बाबर हमने यहाँ पर समाप्त किया। उसके बाद बाबर कौन बैठा? हुमायूं बैठा था, बाबर का पुत्र था। लेकिन हुमायूं जो था शेरशाह से पराजित हुआ था, तो शेरशाह का जो काल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का भी इंपॉर्टेंट है पर शेरशाह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल में से जो हुमायूं का भाई नहीं था, तो कामरान भाई था, अस्करी भाई था और हिंदाल भाई था, लेकिन उस्मान भाई साहब भाई
किसके? हुमायूं के नहीं थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार क्या करें मैम? सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ, फिर अंतिम में सरहिंद का युद्ध हुआ था। वे दो शासक जिन्होंने 17 मई 1540 को कन्नौज के पास में युद्ध किया था। तो कौन-कौन शासक थे? एक तो हुमायूं था और शेरशाह था। इन दोनों के बीच में 17 मई 1540 को क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। फरीद फरीद जैसे बाद में शेरशाह सूरी बना, उससे शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर में। शेरशाह सूरी का नाम ही फरीद था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मुगल युगीन शासक में वो है जो उच्च शिक्षित था, शेरशाह। इन सभी में बात किया तो शेरशाह जो था बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो है सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि ली, फिर बाद में सुल्तान की उपाधि ली थी। शेरशाह सूरी के लिए कहा जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए सुधारों में सम्मिलित था राजस्व सुधार था, प्रशासनिक सुधार था, सैनिक सुधार था और मुद्रा प्रणाली में सुधार था। शेरशाह के कुछ कार्य तो ऐसे थे जो अकबर ने अपने काल में भी लागू किए थे। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा को सर्वप्रथम प्रचलन में लाया गया था वह था हुमायूं। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1658 में हुआ था। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम कौन थी? बताइए, हाजी बेगम कौन थी जिसने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था? शुद्ध चांदी का रुपया शेरशाह के द्वारा जारी किया गया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर थी 64:1 हुआ करती थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी युद्ध करते समय। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर राज्य के विरुद्ध था और उसी पर उसकी मृत्यु हो गई थी। मात्र शेरशाह सूरी ने कहा है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह कथन शेरशाह सूरी का, ये क्वेश्चन आता है भी एग्जाम में। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा कहा कि संबंधित थे तो मारवाड़ से संबंधित थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली की कुला एक कोहिना मस्जिद का, ध्यान रखिएगा, जिसे पुराना किले के अंदर जानी जाती है। दिल्ली में पुराना जो किला है उसके भवनों का निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह कौन सा शासक था? शेरशाह शासक था। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम, जिसको क्या कहते हैं? जीटी रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जानी जाती है, वह शेरशाह ने ही बनवाई थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम शाह था। कौन? इस्लाम शाह। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 500 और 500 से अधिक की इकाइयों में विभाजित किया था। इस्लाम शाह जो शेरशाह का उत्तराधिकारी कह सकते हो, उसके द्वारा ही 200, 500 और 500 से अधिक टुकड़ियों में गठन करवाया गया था। चलिए यहाँ पर हमने बाबर, हुमायूं और शेरशाह देख लिया। अब हम बात करेंगे अकबर की। अकबर अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसका राज्य का। समझते हैं, वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली और वह राजगद्दी पर बैठा, तो कलानौर। कहां पर? कलानौर। यह वर्तमान में किस स्टेट में है? आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। कलानौर पर ही हुमायूं को मृत्यु की सूचना मिली थी अकबर को, और वहीं पर उसने राजगद्दी पर बैठ गया था, मतलब अपना तिलक करवा लिया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे, बहुत प्रमुख व्यक्ति थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो राजपूतों के जिस घर से स्थापित किए थे, कचवाहा थे। कौन थे? कचवाहा से सबसे पहले अकबर ने अपने राजपूतों से संबंधों को स्थापित किया था। चिश्ती संत की दरगाह जहां अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, मुइनुद्दीन चिश्ती थे। आदम खां, बेरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खां में सिवाय अकबर ने जिसे स्वयं मारा था, आदम खां को, ध्यान रखिएगा, आदम खां को अकबर ने अपने हाथों से स्वयं मारा था। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की, मेवाड़। मेवाड़ एक ऐसा राज्य हुआ है जिसने अकबर की कभी भी संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, मारवाड़ के राव चंद्रदेव। कौन थे? मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो थे, उनने निरंतर संघर्ष किया और कभी भी समर्पण नहीं किया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी कहाँ की थी? मंडला अथवा गोंडवाना की कह सकते हो, दोनों ऑप्शन एक ही जगह के हैं। मंडला अथवा गोंडवाना की वो थी, रानी थी दुर्गावती। अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम के कारण हुई थी। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तत्व कौन से हैं? प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकरूपता एवं प्रत्ययन, धार्मिक नीति उसकी, इसीलिए उसको राष्ट्रीय सम्राट के रूप में माना जा सकता है।
अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या है? धार्मिक नीति है, भू राजस्व व्यवस्था है और सामाजिक सुधार है। ध्यान रखिएगा। और साथ में मनसबदारी प्रथा भी है। वह है मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, अकबर के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो तीर्थ यात्रा की समाप्ति है किस वर्ष की थी अकबर ने? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब में से वह बादशाह है जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, अकबर के लिए कहा जाता है। वह शासक जिसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंदिया हो, मतलब कि बांझ हो। तो अकबर ने ऐसी बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर अकबर के बारे में सत्य कथन क्या है? अकबर ने लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल बात ठीक है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्रता भी दी थी। ये भी ठीक है। अकबर का शासनकाल जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। तो अकबर का जो शासनकाल है वो इतनी चीजों के लिए जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र अंतर्गत सैनिक विभाग प्रमुख था मीर बख्शी। जो मीर बख्शी था वो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बहुत प्रमुख था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। ध्यान रखना, मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य व्यवस्था आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खान था। ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा दीवान का जो पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया था, प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खान था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया से। ध्यान रखिएगा, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह है उधार मंगोलिया से ली गई थी। तो ऐसे याद कर सकते हो, मनसबदारी और मंगोलिया मामा से हैं। किससे हैं? मामा से हैं। तो मामा मंगोलिया से है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रखरखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। जाबती, दहसाला, नसक और कानकूट में से वह कर व्यवस्था, टैक्स की व्यवस्था, जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, दहसाला व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। अकबर के काल में भूराजस्व व्यवस्था की एक प्रतिनीति आईने दहसाला पद्धति की गई थी टोडरमल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अगर कभी आए कि भैया भूराजस्व व्यवस्था की आईने दहसाला जो पद्धति है टोडरमल के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। जब्ती प्रणाली उपज थी अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह अकबर के मध्य में निरंतर चलने वाली कड़ी थी टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। किस लिए किया था दीन इलाही का? एक नया धर्म, मतलब एक धर्म कहा जिसे मोहसिन फानी ने। हालांकि वो एक धर्म नहीं था, वहां पर इलाही धर्म तो धर्म था, लेकिन क्या था वहां पर ज्यादातर लेकिन स्वीकार करने वाले कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने, और यहाँ पर जो इबादत खाना है वो फतेहपुर सीकरी में था। और इस भवन में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा किया करता था और जानकारी दिया करता था। अकबर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहते हैं, जामा मस्जिद, मतलब कि शान फतेहपुर मतलब फतेहपुर की शान, जामा मस्जिद को कहते हैं। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल में से वह महल जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो अकबरी महल कहां पर? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। कहां पर है बताइए? दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय और फारसी शैली की उस शैली का जो है वो उदाहरण प्रस्तुत करती है, हुमायूं का मकबरा। कौन सी? हुमायूं का मकबरा जो भारतीय और फारसी शैली का क्या करती है? नेतृत्व प्रदान करती है। सुलह एवं कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अकबर ने। अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा किस पर थी? राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के लिए विरुद्ध में जौनपुर से फतवा जारी कर दिया गया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं और अकबर में से वह मुगल सम्राट जिससे शिक्षा संबंधी सुधार किए वह व्यक्ति अकबर रहा है। अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है, आगरा के पास में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से लेकर 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह बात विलियम फिच के द्वारा कही गई है। अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, पंचमहल। जहांगीर महल कहां पर है? आगरा में है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्य में नहीं हुआ। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसके राज्यकाल में हुआ था? शाहजहां के राज्यकाल में हुआ था और राजधानी बनाया था उसने। बादशाह हैं और एक साइड अकबर हैं।
बाबर 1526 से 1530 तक काबुल में इसका मकबरा है। अकबर 1556 से 1605 तक सिकंदराबाद में मकबरा है। जहांगीर का 1605 से 1627 तक लाहौर में मकबरा है। शाहजहां का 1628 से 1658 तक आगरा में मकबरा है। औरंगजेब का 1658 से 1707 तक औरंगाबाद में मकबरा है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद के निर्देशक कौन थे? फैजी थे। अब्दुल कादिर बदायूं, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से हुआ है जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। अब्दुल कादिर बदायूं ने किया है। देखो, महाभारत का फारसी में अनुवाद यहाँ पूछा जाए किसके निर्देशन में, तो फैजी के निर्देशन में। लेकिन पूछा जाए कि किसने अनुवाद किया है, तो अब्दुल कादिर बदायूं ने किया है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा है। वो है जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली में से वह है जिस सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी जरी कलम की उपाधि। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जगत गुरु की उपाधि सम्मानित हुआ। हरिविजय सूरी, अकबर ने जगत गुरु की जो उपाधि थी वो हरिविजय सूरी को दी थी। अबुल हसन, दसवंत, किशनदास, उस्ताद मंसूर में से वह है जो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, वह दसवंत व्यक्ति था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन थे भारतीय राजा के अकबर के। भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ। अब आज तक अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज की, अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिश था। इंपोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं: जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर की हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, 1576 में मिला दिया था। यहां से हम जहांगीर के क्वेश्चनों की बात करेंगे और यहां से इंपोर्टेंट है। तो यहां पर अभी तक हम बाबर की बात कर चुके हैं, हुमायूं की बात कर चुके हैं, शेरशाह की बात कर चुके हैं और किसकी, आपकी अकबर की बात कर चुके हैं। अब किसकी बात करेंगे? अकबर के पुत्र जहांगीर की बात करेंगे। इसके बाद शाहजहां की बात करेंगे और फिर औरंगजेब की बात करेंगे। तो अभी बाकी है ना। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऐप को डाउनलोड कर लेना या वेबसाइट पर विजिट करके भी आप लोग देख सकते हो। हम जल्द ही हम मंथली की पीडीएफ निकालने वाले हैं। बुक टाइप में करंट अफेयर की पूरी किताब होगी जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाया करेगी। पीडीएफ फॉर्म में आप लोग पढ़ सकते हो। तो जल्दी ऐसा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी ई बुक तरीके से। जहांगीर के काल की जो प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अस्पा और सिंह अस्पा है। जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन, जात एवं सवार जो पद है वो प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य में चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हुई थी वह जहांगीर था। मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में हॉकिंस को भेजा उस 1608 में। उसके बाद थॉमस रो को भेजा था 1615 में। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का दोस्त थॉमस रो आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, किसको? विलियम हॉकिंस को दी थी, जो 1608 में आया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में सही कथन, यह तुर्की भाषा का जानकार था कैप्टन हॉकिंस और बहुत अच्छा ज्ञाता था। 1608 में यह भारत आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था 1615 में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर का पीछा करते हुए अजमेर से मांडू आ गया था, थॉमस रो ही था। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। विदेशी यात्रियों में भारत के कार्यक्रम में बस कीजिए, सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया, निकोलसन डाउनटन आया, फिर थॉमस रो आए थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है, फ्रांसिस्को पेलसट, जो कि जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का नहीं है। जहांगीर कहां पर है? जहांगीर का लाहौर में है। बाबर का नहीं है। बाबर का कहां पर है? बाबर का काबुल में है। और बहादुर शाह जफर का नहीं है। बहादुर शाह जफर का रंगून में है, म्यांमार के नीचे सबसे तट पर। तो इन जहांगीर, बाबर और बहादुर शाह का जो मकबरा है भारत में नहीं है। मुगल चित्रकला जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसने नादिर उल अस्र की उपाधि से प्रदान की थी वह था मंसूर। कौन था? मंसूर था। जहांगीर के दरबार में
जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था, ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाहों में वह अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद ही फारसी में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। अबुल फजल के जो हत्यारा था वो इसको पुरस्कृत किसने किया था? जहांगीर के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, महाबत खान ने और खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह जहांगीर का पुत्र था और खुद ही अपने बाप के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। नूरजहां का गुट जिसे जनता गढ़ भी कहते हैं उसके सदस्य एतमुद्दौला का या मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता थे। अशमत बेगम नूरजहां की मां, आसफ खां नूरजहां का भाई और शहजादा खुर्रम जिसको शाहजहां कहते थे, मतलब वर्तमान में फिर शाहजहां कहा गया बाद में चलकर, वो भी नूरजहां के गुट में शामिल था। हालांकि खुर्रो को बाद में बाहर हो गया था। ये एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया है, नूरजहां ने बनवाया है। प्राचीनकारी या पिट्टूडरा जो शैली है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना इसमें शामिल था। निर्माता और स्मारक, बाबर ने जामा मस्जिद सम्मल बनवाई है, हुमायूं ने दीना पनाह दिल्ली में बनवाया, अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया है, जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था सिकंदराबाद में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, दतिया में। दतिया कहां? मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में, और इनको ताजमहल बनवाने की क्या दी जाती है? जाना जाता है ताजमहल बनवाने के लिए। इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? शाहजहां के शासनकाल में जो ईरान था उसका एक शासक था शाह, उनके बीच में मुगल शासक शाहजहां के बीच में झगड़े की जड़ थी। कौन सी झगड़े की जड़ थी? काबुल, सॉरी कंधार, काबुल नहीं, कंधार। कंधार जो था वो झगड़े की जड़ थी। वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा धक्का लगा था। कंधार जो ईरान के शाह ने जीत लिया था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखां से एक मित्र शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य थे। और एक चीज और ध्यान रखना है, मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान कवि, महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था, शाहजहां ने ही दिया था। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, कलीम था, जिसको अबू जली भी कहते हैं। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री थी? शाहजहां के, ध्यान रखिएगा, शाहजहां के मामा की बेटी थी, उसी से शादी हुई थी और इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल के नाम से फिर प्रसिद्ध हुई। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल और शेरशाह के मकबरे वह स्थापत्य जिसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। ताजमहल में हिंदू और ईरानी जो समन्वय है देखने को मिलता है। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां थे। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले गए, भाई साहब, शाहजहां थे। स्मारक और निर्माता, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने करवाया है। मोती मस्जिद आगरा में जो है वो शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली में है वो औरंगजेब ने। ध्यान रखना है, मोती मस्जिद आगरा की पूछ ली जाए तो शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली की पूछ लिया तो औरंगजेब ने निर्माण करवाया है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ वह थे शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी अपने पुत्र दारा सिकोही को, और शाहजहां का बड़ा प्रिय पुत्र था। दारा सिकोही ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर अकबर के अंतर्गत। दारा सिकोही की मूल रचना है मज्म बुल बहीन, मतलब की मजबुल बहरीन, इसकी दारा सिकोही की मूल रचना है। दारा सिकोही को जिस स्थान पर दफनाया गया वह स्थान दिल्ली में है। अमीर खुसरो, दारा सिकोही, अमीर हसन और शुजा में से जो हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। दारा सिकोही हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता था या करने वाला प्रथम व्यक्ति था। वी स्मिथ, जी एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव में से हुआ इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो ए एल श्रीवास्तव ने कहा है शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार दिया था मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। मुगल बादशाह जिसने बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज जो सज्जता होती थी उसको समाप्त करवा दिया था शाहजहां ने। दारा सिकोही, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब जैसे वह जो शासनकाल के दौरान अधिकांश समय दक्खन का गवर्नर रहा है औरंगजेब। शाहजहां के जो चारों पुत्र थे और चारों पुत्रों में औरंगजेब ऐसा व्यक्ति है दक्खन का सबसे ज्यादा समय तक क्या था?
गवर्नर बन के रहा है। अब बात करें औरंगजेब की। औरंगजेब की बात करें तो मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब रहा है। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब के बीच में और दारा सिकोई के बीच में। दारा सिकोई ने अपने पिता के पक्ष में लड़ा था और औरंगजेब ने अपने पिता के विरुद्ध लड़ा था। कुछ युद्ध हैं जो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ, जजायू का युद्ध 1707 में हुआ। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। मुगल बादशाह जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया, लेकिन धर्मत कहां पर है? धर्मत मध्य प्रदेश में एक जगह है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन सी थी? सुलेमान सिकोई थे। औरंगजेब का वह पुत्र जो विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की दुर्बल स्थिति कर दी थी, अकबर था। अकबर वो अकबर नहीं है, अकबर इनका पुत्र था औरंगजेब का। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी जयसिंह के साथ में। मुगल सेना का सेनापति था और शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में की थी। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वो बीजापुर और गोलकुंडा थे। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक समय में हिंदू सेनापति रहे हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, औरंगजेब। जजिया कर शासन काल में पुनः लागू हुआ था। औरंगजेब के शासन काल में जजिया कर जो टैक्स था फिर से लगा दिया गया था। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। ये इंपॉर्टेंट है, दारुल इस्लाम औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। बीबी का मकबरा निर्माता औरंगजेब का है। मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो औरंगजेब की पत्नी की याद में राबिया और दुरौनी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने औरंगाबाद में। ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। जहां आरा, रोशन आरा और गोहर आरा और मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुनिसा। जो मेहरुनिसा थी वो सम्राट अशोक की, इसकी सम्राट अशोक की पुत्र, सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। 2-3 बार बोल गया, ध्यान दीजिएगा। सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, ध्यान रखिएगा, मेहरुनिसा। जहां आरा किसकी पुत्री थी? शाहजहां की पुत्री थी, औरंगजेब की बहन थी। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी जहां आरा को, मतलब कि अपनी बहन को। संत रामदास जो संबंधित हैं औरंगजेब के शासनकाल से, संत रामदास संबंधित है। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। पहला है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था। तो मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिल्ली सल्तनत भी डाल दिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में मीर बख्शी नहीं होता था, मुगल काल में मीर बख्शी होता था सेना का प्रधान। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व के जो अधिकारी थे उनका पर्यवेक्षण करना था। मुगल साम्राज्य में मूल रूप से एक सैनिक राज्य था जो कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति था और उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर यह करता था। और सैनिक शक्ति के लिए सम्राट के बाद अगर जो सैन्य व्यवस्था संभालता था उसको मीर बख्शी ही कहा जाता था। तो मूल रूप से कैसा था? मुगल साम्राज्य सैनिक राज्य था, ध्यान रखना है। अहदी भी घुड़सवार सिपाही थे। कौन? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी और किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था और सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल होता था। उनको कहते थे अहदी, ध्यान रखिएगा, अहदी कहते थे उनको। फिर से लिख देता हूं, अहदी कहते थे। बर्नियर, करेरी, मनुची और ट्रेवनियर में से वह मुगल सेना जो चिकित्सक नियुक्त था। तो इनमें से मनुची जो था वो चिकित्सक के रूप में जाना जाता था मुगल सेना में। मुगल प्रशासन में मोहितसिप था। मोहितसिप कौन था? लोक आचरण का अधिकारी हुआ था। दरबार में जो शिष्टमंडल बैठता था या शिष्टाचार कैसे लाया जाए वो सब मोहितसिप ही कार्य देख रेख करता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन का लागू की जा सके और ये अकबर के काल में आप देख भी पाते हो। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी था मीर बख्शी। जो सुचारू संचालन के लिए मनसबदारी व्यवस्था के लिए था मीर बख्शी उत्तरदायी था। यहाँ पर एक बहुत अच्छी विशेषता है मुगल की मनसबदारी व्यवस्था, इसको समझते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं इसको, लेकिन पूरी डेफिनेशन को आपको समझना है। जात एवं सवार पद प्रदान की जाते थे। कहां पर? मुगल काल में। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे उस समय। मनसबदारियों की 3 श्रेणियां होती थी। इनमें से 33 वर्ग के थे जिन्हें मसरूद कहते थे अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे।
उनका सवार पद जो था वो जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के पीसीएस में आ गया था और आ भी सकता है। जो मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में थी उसमें सवार पद जात पद से अधिक हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। समस्त कार्यकारी जो सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था और मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ऐसा नहीं है इसको असीमित काल के लिए होता था। मनसब जो होता था वो सेवा काल, जब तक आप सर्विसेज करोगे तब तक के लिए दिया जाता था। उसको भी चयन योग्यता के आधार पर किया जाता कि आपके अंदर योग्यता कितनी है। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था, है ना। ये तो प्राचीन से लेकर मध्यकालीन में परमानेंट भू राजस्व रहा है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था। माल किसको? तो भू राजस्व को प्रतिनिधित्व करता था। सम्राट मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, कौन था? जहांगीर। जहांगीर एक ऐसा मुगल सम्राट हुआ जिसने तंबाकू के प्रयोग पर भी निषेध लगा दिया था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त अनृत भूमि होती थी उसको मदद ए मास कहते थे। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला शब्द का किस लिए प्रयोग हुआ है? सूबा एवं परगना के जो बीच का क्षेत्र होता था, क्षेत्रीय इकाई होती थी, उसको चकला शब्द से प्रयोग किया जाता था। यह एक तरफ अधिकारी हैं और एक तरफ उनके कर्तव्य हैं। दीवाने तन की बात करें, जागीर एवं वेतन को देखना होता था। मुस्तारफी की बात की जाए, राज्य की आय व्यय का वो निरीक्षण करता था। मुशरिफ की बात करें, कार्यकाल को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं और भी है, जैसे वाक्य निवीश की बात करें, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को यह सूचीबद्ध किया करता था। बादशाह और दीवान में एक बार देखें, कौन से बादशाह के समय कौन सा दीवान था? अकबर के समय मुजफ्फर खान था। जहांगीर के समय गियास बेग अहमदौला था, इसकी पत्नी के पिता थे। शाहजहां की बात करें, सादुतुल्लाह खां थे। औरंगजेब के समय में असद खां था। एक कथन है कि अकबर ने शेरशाह की तरह ही राज्य के सिक्कों के प्रचलन के लिए नियमित करने का प्रयास किया था और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान ही अकबर के समय में तांबे का जो प्रमुख सिक्का था वो दाम था। अकबर के शासनकाल में जो सिक्के थे उसमें राम सीता की आकृति एवं राम सिया भी देवनागरी में लिखा हुआ था। किसके सिक्कों पर? अकबर के सिक्कों पर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। जो तांबे का सिक्का होता था उसको दाम कहते थे। चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने, जिसको शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का था। ये बाबर के द्वारा चलाया गया था। मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था खजाना। जो मुगल काल के दौरान, लेकिन पिछले शासनकाल के दौरान जो सिक्के ढाले जाते थे पिछले पूर्व में, उनको खजाना कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में दक्कन की भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? हल्की संख्या हुआ करती थी। दक्कन की जो वसूली की जाती थी हल्की संख्या से वसूला जाता था। वह बंदरगाह जो मुगल काल का दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था, सूरत बंदरगाह, और ये मुगल काल में बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था जिसको बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था। सूरत बंदरगाह गुजरात में था। वह मुगल कालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजब बाहे को पुनर्जीवित किया गया था, साहब नहर के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? लगान निर्धारण का तरीका होता था बटाई। क्या होता था? बटाई जो था वो लगान निर्धारण का तरीका होता था। तो यहाँ पर हमने मुगल कालीन के प्रशासन की बात कर ली है। अब हम मुगल काल के संगीत और चित्रकला की भी बात करते हैं। मुगल काल में संगीत और चित्रकला की बात करें तो मुगल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण सभी चीजें देखने को यहाँ पर मिलती है। चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ है वो किसके शासनकाल में था? देखो आपके दिमाग में जहांगीर आएगा, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला थी वो पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मुगल शैली का जो प्रारंभ है वो हुमायूं के समय में हो गया था। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे वह हुमायूं ही था। दास्तान अमीर हमजामा का जो चित्रांकन है अब्दुल समद के द्वारा बनाया गया था। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे। कौन कौन थे जहांगीर के चित्रकार? अबुल हसन था, उस्ताद मंसूर था, फारूक बेग था, विशन दास था, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन। इतने जो लोग हैं वह जहांगीर के काल में चित्रकार थे। मुगल चित्रकला की जो उन्नति है वह जहांगीर के शासनकाल में आपको देखने को मिलती है। और एल्बम का प्रयोग, अगर कभी आए कि एल्बम का प्रयोग किसके शासनकाल में शुरुआत हुआ था? जहांगीर के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल की जो विभिन्न शैलियां दर्शाती हैं चित्रकला की। ध्यान रखिएगा, ये स्कूल नाम से आपको कंफ्यूज पैदा कर सकता है, लेकिन पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ये सभी जो है वो चित्रकला की शैलियां थी उस समय।
यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके समय हुआ था? अकबर के दरबार में हो चुका था। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्र किशनगढ़ शैली। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम का और व्यक्तिगत चित्रों का अधिक जोर दिया था। मैंने बताया है एल्बम के लिए और लेकिन व्यक्तिगत चित्रों के लिए भी तो जहांगीर ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। वह एक संगीतवाद जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, मतलब कि औरंगजेब दक्ष था। हालांकि इसने अपने राज्य में अपने शासन के समय में ये सब चीजें बंद करवा दी थी, लेकिन संगीत बहुत अच्छा बजाता था। वीणा वीणा को बहुत अच्छा बजाता था। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग था तोड़ी। तोड़ी नाम से प्रातः काल में गाए जाने वाला राग होता है। तानसेन, बेजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतकों में से स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किया था 5 संगीत अर्चना के, ध्यान रखिए। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। ये 2 व्यक्ति थे अकबर के काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित हुआ करते थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, कहां पर है? ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है वो आपका ग्वालियर में देखने को मिलता है। तानसेन का मूल नाम की बात करें तो रामतनु पांडे था। अकबर से पूर्व तानसेन किसके संरक्षण देने वाले राजा थे? तो अकबर से पहले तानसेन जो थे किसके दरबार में थे? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे। उसके बाद ये अकबर के दरबार में आए थे। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो अकबर ने। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह के जो दरबार में थी वो सबसे ज्यादा टप्पा शैली का विकास देखने को मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने प्रशासन और चित्रकला संगीत की बात कर ली। अब हम साहित्य की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक भी नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, मेरी लाइव क्लासेस भी आती है। घटना चक्र पूर्वालोकन की इतिहास की मैं लाइव क्लासेस चला रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देख ही रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हो तो देख लीजिएगा, उसपे बहुत अच्छी एमसीक्यू लगा रहा हूँ। हालांकि वो अभी हिस्ट्री की लग रही है, लेकिन जल्द ही उस पर पॉलिटी और ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली है 1 से 2 दिन की, तो आप जरूर जाके चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी की टेस्ट सीरीज भी लग रही है, जैसे कि यूपी की आरओ की लग रही है, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लग रही है, तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लग रही है। तो मुगल कालीन साहित्य की बात करेंगे। अब मुगल काल में जो भी साहित्य इंपोर्टेंट रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद है किसने किया था। क्या आपको पता है कि बाबरनामा जो किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा ध्यान रखना है मुगल काल में केवल एक ऐसी है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाकी सब ज्यादातर फारसी भाषा में लिखी गई। बाबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडन ने किया था और रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं गुलबदन बेगम ने लिखे हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसने स्थापित करवाया था? माहम अनगा के द्वारा स्थापित करवाया गया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने जो खैरुल मंजिल है उस नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? माहम अनगा ने। तो माहम अनगा ने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मदरसा ए बेगम और खैरुल मंजिल। चलिए, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो ताज उल दिन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था हितोपदेश का फारसी में अनुवाद। एक तरफ लेखक है और एक पुस्तक है। हसन निजामी ने पुस्तक ताजुल मासिर, ख्वाद मीर की पुस्तक हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन आलमगीर नामा, भीमसेन नुस्ख ए दिलकुशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है, कई बार पूछी गई है, इसको ध्यान रखिएगा, भीमसेन नुस्ख ए दिलकुशा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अल उतवी तारीख यामनी, चंद्रभान ब्रह्मन, चमार चमन, मुअत्तमत खां, इकबाल नामा जहांगीरी, अब्बास खां सिरवानी, तारीख शेरशाही। सुमलित कीजिए, सुमलित कर लेते हैं। निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, बाबर ने तुजुके बाबरी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी जिसको तारीख निजामी भी कहते हैं, ईश्वरदास नागर ने फुतुवात आलमगीरी, सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तबारीख। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बदायनों में से वो है जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें अब्दुल रहीम खान खाना का सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में जो है योगदान देखा जाता है। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार थे। अब्दुल अहमद जो लाहौरी थे वो शाहजहां के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार थे। शाहनामा का लेखक है इनायत खां।
अनवार-ए सुलाहिली नामक ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र का है। अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा को पूरा किया गया था 7 वर्षों में। ध्यान रखिए, जो अकबरनामा है वो 7 वर्षों में अबुल फजल ने पूरा किया था। आईन अकबरी लिखी है अबुल फजल के द्वारा। मुगल काल में दरबारी ये तथा अदालती भाषा कैसी होती थी? फारसी होती, जो कि मैंने आपको बताया था मुगल काल में ज्यादातर भाषाएं फारसी ही प्रचलन में थी उस समय। ठीक है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी की रचना की बात करें, साकी मुस्तैद खाने की है। नाश्ता लीग की बात करें तो एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से श्री कृष्ण की प्रशंसा छंद लिखे हैं, राजा सामंत सिंह ने लिखे हैं। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया किसकी रचना है? ये केशव की रचना है। तो यहाँ पर हमने साहित्य की बात कर ली। अब हम मुगल कालीन की विविध बात कर लेते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इंपोर्टेंट है कहीं ना कहीं। शासक एक तरफ और विदेशी यात्री है। कौन सा शासक के समय में कौन सा विदेशी यात्री है? विलियम हॉकिंस की बात करें जहांगीर के समय में आए थे। विलियम फिच की बात करें तो अकबर के समय में आए थे। ट्रेवनियर की बात करें शाहजहां के शासनकाल में आया था। मनुची की बात करें तो औरंगजेब के काल से संबंधित है। इनको ध्यान रखना है, कभी कभी ये मिलाने के लिए भी आ जाते हैं। विदेशी यात्रियों का वर्ष की बात कर लें, जैसे हॉकिंस की बात करें 1608 से 1611 में आया था जहांगीर के शासनकाल में। इसी समय टॉमस मुनरो की बात करें 1615 में 1619 में आया था, ये भी जहांगीर के शासनकाल में। मनुची आया था आपका 1653 से 1708 में औरंगजेब के शासनकाल में। रॉल्फ फिच की बात करें 1585 से लेके 1586 के बीच में आया था। वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो एवं हीरो की खदानों का चर्चा की है। तो कौन सा था? ट्रेवनियर था। जो ट्रेवनियर यात्री था उसने भारत में हीरो एवं हीरो की खदानों की चर्चा की थी। मुस्लिम शासकों का सही क्रम में अगर बात करें तो जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और बहादुर शाह द्वितीय है। कुछ युद्ध हुए थे, इन युद्धों को हम एक देख लेते हैं एक नजर में आपके एग्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट है। चंदेरे का युद्ध 1528 में हुआ था। दोरहा का युद्ध 1531 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। शामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। इसी तरह तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। फिर आता है बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 में। सरनाल का युद्ध 1572 में। धर्मत का युद्ध 1658 में। जजायू का युद्ध 1707 में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। कुछ बाहरी आक्रमण हुए, इनको एक क्रम में देखा जाए। सबसे पहले चंगेज खां का हुआ, फिर तैमूर का हुआ, फिर नादिर शाह का हुआ, फिर अहमद शाह अब्दाली का हुआ जो कि 1761 में हुआ था। दारा सिकोही को कहां पर दफनाया गया? दारा सिकोही की बात करें शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था और औरंगजेब से ही पराजित हुआ था। दारा सिकोही की मृत्यु दिल्ली में हुई और उसको दफनाया गया था। नादिर शाह द्वारा जब दिल्ली में कत्लेआम किया गया तो उस वर्ष सन थी 1739। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त होता है पृथ्वीराज के लिए, ध्यान रखिए। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। मध्यकालीन और मुगलकालीन शब्दावली और उनसे अर्थ हैं, मतलब कार्य के क्षेत्र में थे। दाम की बात की जाए तो ताम्र की मुद्रा थी। देसाई की बात करें राजस्व अधिकारी था। दीवान की बात करें प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। और जरीब की बात करें तो भूमि की माप की एक प्रणाली हुआ करती थी। कुछ युद्ध हैं और संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर के बीच में और राणा प्रताप के विरुद्ध में था। बिलग्राम का युद्ध की बात करें तो हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध में था। खुसरो का विद्रोह की बात करें जहांगीर के समय में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका बाबर में और राणा सांगा के विरुद्ध में था। चौसा का युद्ध की बात करें तो हुमायूं का था और बल्ख का युद्ध की बात करें तो शाहजहां के समय था। कुछ घटनाएं घटे थे, जैसे अकबर का राज्यारोहण की बात करें 1556 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान 1600 में हुआ था। शिवाजी जी का देहांत 1680 में हुआ और नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा 1739 में हुआ था। अता अली खान का नाम था तानसेन, ध्यान रखिए क्या नाम था? तानसेन नाम था। बाबुल मक्का, मक्का का द्वार किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार मनाया था, पारसियों से ग्रहण किया था। कुछ शब्द हैं उनसे संबंधित वंश हैं, जैसे इक्ता की बात करें, जो इक्ता है वो दिल्ली के सुल्तान के समय में थी। जागीर की बात करें तो मुगल काल में थी। अमरम की बात करें तो विजयनगर से संबंधित है और मौकास की बात करें तो मराठों से संबंधित है। इनको ध्यान कर लेना, ये मिलाने के लिए तो नहीं, क्या पता डायरेक्ट पूछ लिया जाए। एक सही कार्यक्रम में बात करें, सबसे पहले पद्मिनी थी, फिर दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई और फिर अहिल्याबाई। तो इस तरीके से इन देवियों के भी नाम, देवी मतलब महिलाओं के नाम याद कर लेना। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन है, जैसे बुलंद दरवाजे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया था, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है।
सलीम चिश्ती मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो लखनऊ स्थित जो इमाम बाड़ा है तथा रूमी दरवाजे के निर्माण में ईंट का और क्रमशः चूने का प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई लकीरों ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। कुछ और बात करते हैं, जैसे अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। राबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में है। इसको द्वितीय ताजमहल है, भद्दी ताजमहल है, काला ताजमहल कहा जाता है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई होती थी उसको कहाँ पर विशिष्टता प्राप्त थी? तो लखनऊ में इसकी विशिष्टता देखी जाती थी। मुगल काल में मौल्लिम थे। कौन थे? व्यापारिक जहाजियों पर बैठने वाले कर्मचारी होता था, उसे क्या कहते हैं? मौल्लिम कहते थे। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारे शब्द का अर्थ क्या था? तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना होता था, उसे क्या कहते? सारिस कहते थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी होते थे। कौन होते थे? व्यापारी होते थे बंजारे सामान्यतः, ध्यान रखिए।